let me give you the overview of operating system also. This is also one of the very important foundation, actually, I can say, right? You have to correlate whatever you are learning, to correlate it with yourself, right? मैं जो करता हूँ उसके साथ ये कैसे चलता है, उसके साथ आपको जोड़ना है, right? So operating system is also very important aspect. There are very important parameters that I will give you in the agenda. जैसे कि what is operating system, इसके types क्या है, core functionality क्या है, process, thread, scheduling, memory concepts and the deadlocks. ये इसका कोर फाउंडेशन है, जो टॉपिक्स आपको थोड़े देख के जाना चाहिए फॉर सीकेट एग्जामिनेशन के लिए, राइट? बेसिक आइडिया तो यही है, वी आर द यूजर्स, राइट? हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन यूज करे उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमारा ओएस जानना बहुत जरूरी है। ओएस इज द इंटरमीडिएट, ये एक ऐसा बीच का मीडिएटर है जो हमें और हमारे मशीन्स को कम्युनिकेट करवाता है, right? That is only the important part of the OS, and that's why it is defined as OS is a system software that acts as an interface between user and the computer hardware. क्योंकि वो एक बीच का लेयर है, हमने जो चाहिए हम तो क्लिक 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 करके जाते हैं, राइट? लेकिन उस टाइम में कौन सा एप्लीकेशन कैसे कितने रैम में कौन से रिसोर्स के साथ ओपन करना है, ये सारा डिसीजन कॉल हमारा ओएस लेता है, इसीलिए वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। एज अ यूजर हम लोग क्या करते हैं, ओएस को सिर्फ ऊपर से देखते हैं, जैसे इसे टॉप व्यू कहा जा सकता है, राइट? तो यूजर्स व्यू जो होता है वो सिर्फ टॉप व्यू होता है, लेकिन सिस्टम में एक्चुअली बेसिक में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट होते हैं, मोड्स चेंज होते हैं, यूजर टू कर्नल मोड्स चेंज होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पे ओएस के साथ दो पैरेलल चीजें चलती है, एक मशीन की तरफ से काम होता है और एक हमारे यूजर की तरफ से काम होता है, और दोनों का कम्युनिकेशन करवाने का काम हमारा ओएस करवाता है, राइट? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, जीमेल है, राइट? आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, यूजर यूज कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर, जहां से सिस्टम कॉल्स जनरेट हो रहे हैं, जहां से मोड्स चेंज हो रहे हैं, जहां पे स्विचिंग हो रहा है, जहां से रैम डिसाइड हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे ये एक सी का कोड है, राइट? दिस इज अ सिंपल सी का कोड, राइट? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग दिया है, हेलो स्ट्रिंग, और हमें जस्ट इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट टाइप स्टेटमेंट दे दिया, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट कितना इजी है देखने के लिए, हेलो वर्ल्ड। लेकिन बैकग्राउंड में क्या क्या होगा वो मैं बताती हूँ। जैसे ही हमने इसे प्रिंटिंग के लिए, ये प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये रैम मेमोरी के पास जाएगा, वहां से वो कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर से वो कहाँ जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड के पास जाएगा, फिर ग्राफिक्स कार्ड डिसाइड कराएगा कि मॉनिटर पे लोकेशन से कौन से पिक्सल के साथ कौन से कलर में कौन कहाँ पे उसको कैसे डिफाइन करना है, राइट? तो ये सारा कॉल जो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड डिसाइड करेगा। लेकिन आप इमेजिन करो, एक प्रोग्राम को हम पता नहीं कितनी बार एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम इतनी बार एग्जीक्यूशन होता है, हर बार हमारा ओएस कभी मना नहीं करता है, हर बार एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करते हुए जाता है, राइट? चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, इट ऑलवेज सपोर्ट्स अस विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस, राइट? यहाँ पे एक ही पॉइंट नोट करना है, ये कॉम्प्लेक्स है, टीडीएस है, राइट? हार्डवेयर डिपेंडेंट है, लेकिन एवरीथिंग हैज बीन मैनेज बाय द ओएस, राइट? तो आप सोचो कि आप तो मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीटास्किंग करते हो, राइट? सो एवरी टाइम इट इज सपोर्टिंग दिस। There are variety of operating system available in today's day. Windows, Linux, Mac OS, so many, right? Android, iOS है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, रियल टाइम के लिए VxWorks, रियल टाइम लिनक्स है, लिनक्स के so many distributions are available. Embedded OS है, फ्री RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आज की डेट में, so that we can get the better performance. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि यूजर को सारी चीजें अवेलेबल करवाना, एफिशिएंसी देना, कन्वीनियंस देना, रिसोर्सेज देना, एब्स्ट्रैक्शन देना, राइट? इसकी मेन फंक्शनलिटीज में अगर देखा जाए तो प्रोसेसेस को हैंडल करो जो बैकग्राउंड में है, मेमोरी को मैनेज करो जो भी बैकग्राउंड में है, फाइल्स को मैनेज करो जो भी बैकग्राउंड में है, डिवाइसेस को मैनेज करो। हम आज बहुत इजीली मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ कनेक्ट करके मल्टीपल डिवाइसेस के साथ काम करते, वो सब मैनेज करने का काम हमारा ओएस करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फायरवॉल्स को हैंडल करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अनऑथराइज एक्सेस को मना करना, ये सारी चीजें हमारा ओएस हमें प्रोवाइड करता है, राइट?
अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ओएस देखें तो पहले के जमाने में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम चलता था, उसके बाद टाइम शेयरिंग, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर यूनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे, फिर उसके बाद लिनक्स आया, देन विंडोज 95 एक्सपी, आज के डेट में विंडोज 17 चल रहा है, और आईओएस आने के बाद तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेजर कैटेगरीज चलती है उसमें 5 कैटेगरीज चलती है। आप जब पढ़ाई करोगे उस टाइम में बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड एंड रियल टाइम ओएस के बारे में पढ़ो, राइट। यू नीड टू रीड अबाउट ऑल दिस फाइव, बिकॉज जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर बनते हैं, राइट। इसमें बैच में मल्टीपल जॉब्स जो होते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन विद द हेल्प ऑफ बैचेस। एक मान लो 10 का बैच बनाकर आप अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम सबमिट करोगे और फिर उसका आउटपुट जनरेट किया, ये पुराने जमाने की बात है। फिर उसके बाद टाइम शेयर, क्योंकि बाकी टाइम तो सीपीयू आइडियल बैठता है, क्यों ना मल्टीपल लोग एक ही सिस्टम के साथ काम करें, तो मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करके सीपीयू में एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करवाया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जमाना आया, जहाँ पे अलग अलग लोकेशन से लोग एक ही कंप्यूटर को एक्सेस करने लगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलप होने लगे, और फिर अब उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगे। एक हब या स्विच के साथ कनेक्ट होके मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किए, जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रहे हैं। अगर आज की डेट में अगर आप देखो तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड है हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटा डिवाइस और बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट, राइट। तो ये सब चीजें हमको करनी है। इसमें अगर पढ़ना है कुछ तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ये दोनों डेफिनेशंस अंडरस्टैंडिंग के साथ, डायग्राम्स के साथ याद रखो, क्योंकि मल्टीटास्किंग यानी मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल टास्क हम पैरेलल में, आप गाना भी सुन रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, कोई एप्लीकेशन भी देख रहे हो, फेसबुक भी देख रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग द मल्टीपल टास्क विद मल्टीपल एप्लीकेशंस, राइट। जबकि प्रोसेसर एक ही है जो हैंडल कर रहा है। वही मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर्स है, अलग अलग प्रोसेसर्स है, लेकिन वो सब कॉमनली मेमोरी शेयर कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग 2 चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो बैकग्राउंड में चलता है, दैट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। हर प्रोसेस, हर टास्क, आप एक अपना VLC मीडिया प्लेयर चला रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो चला रहे हो, या कोई फेसबुक में कोई पोस्ट डाल रहे हो, लिंक्डइन देख रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, फॉर एवरी टास्क वन प्रोसेस हैज बीन एक्टिवेटेड। उस प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड एंड द वेटिंग, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है। हर प्रोसेस का काम खत्म हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए पीसीबी ब्लॉक होता है, जिसमें उसमें आप प्रोसेस आईडी, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, शेड्यूलिंग, ये सब कुछ मैनेज किया जाता है। वो चाहे प्रोसेस यूजर की तरफ हो या फिर वो चाहे प्रोसेस सिस्टम की तरफ, हर चीज के लिए एक प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट पीसीबी ब्लॉक बना के उसे एग्जीक्यूशन में लेके आए। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो। स्पेसिफिकली 2 टाइप की प्रोसेसेस चलती है, जहाँ पे सीपीयू काम कर रहा है उसे बोलेंगे सीपीयू बाउंड, और जहाँ पे आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम कर रहे हैं उसे कहेंगे आईओ प्रोसेस, राइट। इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की क्यूज होती है, लाइंस होती है, सीक्वेंस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जॉब क्यू। मतलब जो जो प्रोसेस रेडी हो गई है एग्जीक्यूशन के लिए उन सबको हम जॉब क्यू में सेट करते हैं। वी विल कॉल इट एज अ जॉब क्यू बिकॉज इट सेट ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम, वो रेडी है एग्जीक्यूशन में जाने के लिए। दूसरा क्यू होता है जिसे कहते हैं रेडी क्यू, इट विल सेट ऑल द प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी, रेडी एंड वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूट। तीसरा होता है डिवाइस क्यू, जिसमें सारे प्रोसेसेस जो आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो वेट करे, जैसे प्रिंटर मिलने के लिए वेट कर रहा है कोई, राइट, मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए वेट कर रहा है, या माउस या कीबोर्ड से इनपुट के लिए वेट कर रहा है, तो ऑल दोज विल बी स्टोर्ड इन द डिवाइस क्यू। तो हर चीज के लिए एक अलग अलग प्रोसेस होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कौन सा प्रोसेस कहाँ जाएगा वो डिसाइड करता है डिस्पैचर। जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर होगा, डिस्पैचर पिक्चर में आता है, राइट। जब भी हमारा सीपीयू काम करेगा वी विल कॉल इट एज अ सीपीयू बर्स्ट। जब भी हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस काम करेगा वी विल कॉल इट एज अ आईओ बर्स्ट।
राइट, वी विल कॉल इट एज आईओ बर्स्ट। आप देखो सीपीयू बर्स्ट मिलेगा, फिर आईओ बर्स्ट मिलेगा, आईओ का काम हो गया, फिर सीपीयू बर्स्ट मिलेगा, फिर आईओ बर्स्ट मिलेगा। तो ये अल्टरनेटिवली सीपीयू काम करेगा, फिर आईओ डिवाइस का रिक्वायरमेंट आया, उसका काम होने के बाद फिर सीपीयू बर्स्ट मिलेगा। इस तरीके से अल्टरनेटली ये काम मैनेज करता है डिस्पैचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, जब भी कोई प्रोसेस रेडी होती है वो रनिंग में जाती है, राइट, और सीपीयू बर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद वो आईओ में जाती है, तो फिर से रनिंग में से रेडी में जाती है। ये जो स्विचिंग है वन स्टेट टू अनदर, इसे ही कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये आपको पढ़ना चाहिए, राइट। जो टाइम इन स्विचिंग में लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं डिस्पैच लैटेंसी, उसे कहते हैं डिस्पैच लैटेंसी। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। इट इज अ टाइम टेकन फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड अलाउ अनदर प्रोसेस, राइट। ये स्विचिंग के लिए आपको याद रखना है, कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड डिस्पैचर लैटेंसी। So these are some of the important pointers that you need to read about, right? Then after that, उसके बाद आता है, ये प्रोसेस अभी रेडी तो हो गई है, लेकिन शेड्यूलिंग में जाने के लिए we have something called as schedulers. शेड्यूलर्स क्या करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग करेंगे और कौन सा प्रोसेस कब किसके पास कहाँ जाएगा इसका कॉल रखेंगे। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स का काम क्या है, आपके जितने भी जॉब पूल में प्रोसेसेस है उन सबको रेडी क्यू में लेकर आओ। जॉब पूल में जितनी भी प्रोसेसेस है उन सबको रेडी स्टेट में लेकर आओ, ये काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू से सीपीयू के लिए जो जाने वाली प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस जाएगा ये डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एंड इस प्रोसेस को हम डिस्पैचर कहेंगे, राइट। जब वो रेडी क्यू से सीपीयू में स्विच होगी उसे हम डिस्पैचर कहेंगे। अगर कोई प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करते करते कभी कोई इंटरप्ट आता है, कभी कोई आईओ डिवाइस का रिक्वायरमेंट आता है, या कभी कुछ देर के लिए वेट करना पड़ता है, तो सारी सीपीयू से प्रोसेसेस जो है वो आईओ वेटिंग में आती है, आईओ वेटिंग में। अब आईओ वेटिंग से उनको निकल के कब रेडी क्यू में जाना है ये काम डिसाइड होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर से, राइट। तो तीनों शेड्यूलर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का क्या काम है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, यू शुड प्रिपेयर दिस, राइट। सबका काम इंपॉर्टेंट है एंड इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कौन कब काम करता है, दैट यू नीड टू प्रिपेयर। यहाँ पे ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसमें शेड्यूलर्स काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इनका काम है जितना ज्यादा काम सीपीयू से करवा सकते हो करवाओ, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितना हाई होता है उतना सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, बट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितना हाई होता है उतना सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। जितना सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा उतना एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, उतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको याद रखना है। शेड्यूलिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया है, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, राइट। ये उनकी डेफिनेशंस है। जैसे मैंने कहा था, जितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितनी ज्यादा है उतना बेटर एफिशिएंसी है, राइट। एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये एफिशिएंसी तुरंत डाउन होना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज थ्रैशिंग। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं इनके ऊपर, राइट। नाउ लेट्स सी द सीपीयू शेड्यूलिंग इन डिटेल। अब लॉन्ग टर्म ने तो सारी रेडी क्यू में प्रोसेसेस भेज दी है, लेकिन रेडी क्यू से रनिंग में जाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉल लेता है, राइट। अब ये शेड्यूलिंग करने के लिए what it will do, it will take a call based on the CPU scheduling algorithms. There are variety of algorithms are there. There are variety of algorithm. कभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करता है, कभी प्रायोरिटी बेसिस पे करता है, कभी प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन पे करता है, कभी राउंड रॉबिन पे करता है। There are many algorithms available for this short-term scheduler to switch the process from ready to running. राइट, ये करने के लिए ही हम लोगों को कुछ एल्गोरिदम्स को पढ़ना है। आपको ये सारे एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं और इनके सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल्स में जनरली क्या होता है, आपको ये जैंट चार्ट, ये जो सीक्वेंस बनता है, ये जैंट चार्ट बनाते आना चाहिए, बिकॉज दे मे गिव यू अ न्यूमेरिकल लाइक दिस एंड दे विल टेल यू टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम वो होता है जब प्रोसेस आकर वेट करती है सीपीयू शेड्यूलिंग जब तक नहीं मिलता है। अभी कैसे होता है, लेट्स सी दैट। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम।
right? This is the simplest one, very simple algorithm. It follows the first come first serve, जो पहले आया उसको एग्जीक्यूट करवाता है, right? There is no preemption, कोई प्रायोरिटी नहीं होता है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, अगर बड़ा ड्यूरेशन वाला अगर कोई प्रोसेस पहले आ गया, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो P1 P2 P3 है, पहला प्रोसेस 24 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है और बाकी के सारे कम टाइम के लिए हो रहे हैं, तो बाकी प्रोसेस को तब तक वेट करना होता है जब तक बड़ा वाला प्रोसेस खत्म नहीं होता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसे हम लोग बोलते हैं कॉनवे इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनवे इफेक्ट। कॉनवे इफेक्ट इसी वजह से आता है जब प्रोसेस आप वेटिंग में जाती है, जिसे हम लोग आगे चल के स्टारवेशन में भी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टारवेशन ऑल्सो। ओके, टाइम टू टाइम में सारे अपडेट्स देंगे। जैसे आप अभी एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपने देखा प्रोसेस 1, इसको सीपीयू चाहिए 24 सेकेंड्स के लिए, मान लो मिली सेकेंड्स के लिए, एंड इसका ऑर्डर है 1। ये 0th इंटरवल पे आया है, मतलब दिस इज अवर 0th इंटरवल। 0th इंटरवल पे जब ये प्रोसेस एंटर हुआ है एट दैट पॉइंट, राइट, इस जगह पे हमारे पास तीनों प्रोसेस P1 P2 P3 अवेलेबल है, बट नो प्रायोरिटी। पहला जो आया उसको कॉल, तो अभी 24 को कॉल मिला, तो क्या किया 24 ने पूरा टाइम, जब तक 24 सेकेंड्स नहीं होते हैं, पूरा एग्जीक्यूशन किया। तब तक P2 P3 वेट कर रहा था, मतलब ये पूरा ड्यूरेशन P2 ने क्या किया, वेटिंग किया। P1 का 0 वेटिंग निकला, बट P2 का लिए वेटिंग कितना हो गया, 24 मिली सेकेंड्स का हो गया। अभी P2 को टर्न मिला, P1 का खत्म हो गया तो P2 को टर्न मिला, उसने 3 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया, तब तक P3 वेटिंग में था। तो टोटल P3 का वेटिंग क्या हुआ, 24 प्लस 3, मतलब ये 27 मिली सेकेंड्स तक ये क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। इट इज वेटिंग ओनली। तो ये तीनों का वेटिंग टाइम निकला है। अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकला, पूछा गया है आपको, तो इन तीनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 करके आपको ये आंसर एमसीक्यू में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स, राइट। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस था। दूसरा जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी दिया रहेगा, जितना लोएस्ट नंबर रहेगा उतना ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले आ गया, राइट, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हाई सीपीयू शेड्यूलिंग वाला प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अगर आ गया तो उसे वेट करना पड़ेगा। P2 एंड P3 दे आर स्टार्विंग टू गेट सीपीयू, इस प्रोसेस को कहेंगे स्टार्वेशन, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज एजिंग। सिंपली आप प्रायोरिटी बाकी प्रोसेसेस की इंक्रीज कर दो, दैट इज कॉल्ड एज एन एजिंग, राइट। अनदर टेक्निक है जिससे कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट। इसमें जिसका छोटा बर्स्ट टाइम होगा, सीपीयू बर्स्ट टाइम, उसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। इसमें प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन दोनों कैटेगरीज चलता है। प्रीएम्पशन का मतलब है अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला कोई इंटरप्ट या कोई प्रोसेस आता है तो आप उसे पहले चांस दो। नॉन प्रीएम्पशन मतलब कुछ नहीं, जिसका शॉर्टेस्ट है बस उसे फॉलो करो और एग्जीक्यूट करो, राइट। नो मतलब कुछ भी प्रेडिक्टेड टाइम इसमें नहीं होता है। सो दैट इज ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर नॉन प्रीएम्पशन करते हैं, 4 प्रोसेसेस है, उनके ये बर्स्ट टाइम है, देखा जाए तो P1 पहले आया है, तो P1 को टर्न मिला 7 यूनिट्स के लिए, तो ये 7 मिनट्स के लिए उसने एग्जीक्यूट किया। P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, राइट। लेकिन P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जब तक ये स्टार्ट हुआ तब तक P2 P3 P4 सब अवेलेबल हो गए, लेकिन इन तीनों में से जिसका भी शॉर्टेस्ट जॉब होगा उसे पहला टर्न मिलेगा, जिसकी वजह से P3 को यहाँ पे फर्स्ट टर्न मिला फॉर 1 मिली सेकेंड, एंड देन अगेन दोनों का इक्वल है तो P2 को पहले मिला एंड देन लास्टली P4 को, राइट। तो नॉन प्रीएम्पशन में हमने क्या देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर ओवर हियर, नॉन प्रीएम्पशन में हमने देखा है जब तक ये P1 एग्जीक्यूट कर रहा था ये तीनों प्रोसेसेस अवेलेबल हो गई थी, राइट। 7 सेकेंड तक सारी प्रोसेसेस अराइव हो गई थी। इन तीनों में से जो शॉर्टेस्ट था उसे पहला टर्न मिला यहाँ पे, देन उसके बाद आप P2 एंड P4 को टर्न दिया। तो इन दिस वे वी कैन इवेल्युएट द complete turnaround time for the process, right। अब वैसे ही अगर प्रीएम्पशन अगर हम लोग देखते हैं, प्रीएम्पशन में क्या है, अभी जब ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया फॉर 7 सेकेंड, 2 मिनट के बाद आपका एक दूसरा प्रोसेस आ गया जिसका
CPU बर्स्ट था 4 मिनट्स के लिए। तो क्या हुआ, इसको रोक दिया गया, किसको, P1 को 2 मिनट के बाद रोक दिया। तो इसका अभी 5 CPU एग्जीक्यूशन बाकी है, 5 यूनिट्स का CPU एग्जीक्यूशन बाकी है। फिर P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया एट 4 पॉइंट, ये P3 आ गया, P3 का तो 1 है और भी शॉर्टेस्ट है, तो इसका भी 2 यूनिट के बाद एग्जीक्यूशन रोक दिया गया, P3 को चांस मिला, P3 का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, P3 इज डन, राइट। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और P4 के पास 4, 3 एग्जीक्यूशन बचे, इनमें से शॉर्टेस्ट कौन है, P2 का है, इसीलिए P2 को टर्न मिला, अभी P2 का भी कंप्लीट हो गया, राइट। 5 और 4 में शॉर्टेस्ट जॉब कौन है, P4 का है, तो फिर P4 का एग्जीक्यूशन हुआ, ये कंप्लीट हुआ, और फिर बचा हुआ P1 का एग्जीक्यूशन हुआ, राइट। तो प्रीएम्पशन में ये होता है, प्रीएम्पशन मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है कि जिसका शॉर्टेस्ट जॉब सीपीयू के लिए है उसे आप पहले बुला के एग्जीक्यूशन में डालो, दैट इज ओनली द वे हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, okay, so we have to prepare this preemption, non-preemption very carefully. Whenever you are reading the question, please read it carefully. आप अच्छे से ध्यान से रीड करो, preemption बोल रहा है कि non preemption में, क्योंकि दोनों में आंसर्स डिफरेंट आएंगे, right? So need to implement very properly. Another one of the best algorithm that is a round robin scheduling. ये बहुत अच्छा है, इसमें जो starvation वाला जो प्रॉब्लम है या कॉन्वो इफेक्ट वाला जो प्रॉब्लम है, that has been overcome. इसमें क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट है टाइम क्वांटम, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इवैल्यूएशन देगा, रेडी क्यू में से जो भी प्रोसेस आ रहा है वो चेक करेगा इसका टाइम क्वांटम छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो वो उसे एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अगर उससे बड़ा है तो वो टाइम क्वांटम का जितना साइज दिया होगा, जैसे 3 सेकंड के लिए वो अगर बोला है 3 सेकंड एग्जीक्यूशन का टर्न देगा, वापस उसे रेडी क्यू में भेज देगा, राइट। तो वो हमेशा क्वांटम साइज चेक करेगा, अगर छोटा है तो जितना क्वांटम साइज है उतनी देर एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा, और अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वापस उसे रेडी क्यू में स्विच करेगा, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो इट कैन बी टर्मिनेटेड। इन दिस वे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हैज बीन गिवन। इसका एडवांटेज पार्ट ये है कि सारी प्रोसेसेस को 1 by 1 टर्न मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्योंकि सबके साथ टाइम शेयर हो रहा है, सबको थोड़ी थोड़ी देर एग्जीक्यूशन मिल रहा है। अगर कोई बड़ी प्रोसेस आ रही है तो उसका पूरा एग्जीक्यूशन कट छोटे छोटे पार्ट्स में क्वांटम साइज में डिवाइड हो रहा है। इसका एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, अगर प्रोसेसेस बहुत छोटी छोटी रही ना तो क्वांटम साइज भी कंप्लीट नहीं होता है, तो दैट इज वेरी ओवरहेड फॉर द शेड्यूलर, और अगर प्रोसेस का साइज बड़ा रहा तो इट विल परफॉर्म वेरी बैड इन द शेड्यूलिंग। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको टाइम शेयरिंग सिस्टम इन विथ रिस्पेक्ट टू राउंड रॉबिन याद रखनी है, राइट। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड। अगेन आई विल सजेस्ट यू मेक अ वन चार्ट एंड प्रिपेयर एंड रिमेंबर इट इन दिस वे, राइट। प्रीएम्पशन में क्या होता है, वेटिंग में क्या होता है, स्टार्वेशन किस में होता है, और किस में क्या क्या यूज होता है, राइट। इन दिस वे यू कैन टेक अ कॉल, चार्ट्स बना लो, इजी जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बनाए थे, बट दैट इज ओके। नाउ वी विल स्विच ओवर टू वन मोर कॉन्सेप्ट। प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क भी एक प्रोसेस में डिफाइन किए जा सकते हैं, बट वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेड। थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट यूनिट है, राइट। प्रोसेस क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोग्राम है जिसको एक पूरा टास्क डिफाइन है, लेकिन थ्रेड का वैसा नहीं है। थ्रेड में छोटे छोटे पार्ट, एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसलिए उसको लाइटर वेट, लाइटर यूनिट भी कहा जाता है। एक थ्रेड क्या करेगा, मेमोरी शेयर करेगा, राइट। बहुत सारे थ्रेड्स के साथ भी मेमोरी शेयर करके वो काम करता है, लेकिन प्रोसेस उसका एक पूरा यूनिट रहेगा जो मेंटेन करेगा अपनी मेमोरी को, विद इन दैट मेमोरी ओनली इट विल एग्जीक्यूट, राइट। तो यहाँ पे थ्रेड्स जो होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज बीन एप्लीकेबल फॉर द सीपीयू एग्जीक्यूशन, राइट। हर थ्रेड का एक अपना कोड, डेटा फाइल, हर थ्रेड हर टास्क के लिए कोड, डेटा फाइल, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, ये सारी चीजें होती है। अगर उसमें मल्टीपल टास्क डिफाइन है तो पैरेलल में थ्रेड्स भी डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। अगर एक टास्क डिफाइन है सिंगल थ्रेडेड, मल्टीपल टास्क एक ही पार्ट में डिफाइन है, दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड। ये शेयरिंग में चलता है, राइट। इसका कोड, डेटा फाइल्स, इट इज शेयर्ड अमंग द मल्टीपल थ्रेड्स, इसीलिए इसको मल्टीपल थ्रेड कहते हैं। इसमें और एक टाइप होता है, जैसे कुछ थ्रेड्स होते हैं जो यूजर्स के लिए काम करते हैं, यूजर का मैसेज
हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाते हैं। एंड कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कर्नल हार्डवेयर के सारे मैसेजेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाते हैं। तो वट एवर थ्रेड्स वर्क फॉर द यूजर, इट इज कॉल्ड एज अ यूजर थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड. And whatever works for the hardware, that is called as a kernel level thread, that has been managed by OS only, right? It has been managed by the OS only. So it is a very fast processing technique. अब ये जो थ्रेड्स काम करते हैं वो मेमोरी में करते हैं. हाउ वी डिफाइन द मेमोरी? मेमोरी इज नथिंग बट द बाइनरी बिट्स रिप्रेजेंटेशन, राइट? वो एक मशीन है, मशीन का अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कुछ भी सेव करने के लिए हमें एक बाइनरी लैंग्वेज का जरूरत है, और जिसको जब भी सेव करना है हमेशा बाइनरी बिट्स में सेव करेंगे, 0 1s के फॉर्म में वी विल सेव इट, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, मेमोरी इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा विच रिप्रेजेंट इन द बाइनरी फॉर्मेट. वो कौन से ऑर्डर में आता है? बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी मतलब 0s and 1s के फॉर्मेट, right? You can see this diagram. In this diagram, 16-bit memory representation has been given. In this 16-bit memory, this ये एक memory block. ऐसे बहुत सारे memory blocks memory में available होते हैं. ये 16-bit block में 16 bits store किए जा सकते हैं, यानी कि total 2 bytes, जिसमें फर्स्ट बिट को हम लोग LSB कहेंगे एंड दिस लेफ्ट साइड बिट को हम लोग MSB कहेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग साइन बिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ MSB. LSB जो होता है दैट इज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट? तो कोई भी नंबर अगर सेव करना है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन करके वो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में सेव करता है. That's why according to the data type, जैसे primitive data type, integer, float, accordingly memory will be allocated for each and every variable in our programming language, right? तो आप अगर ये डायग्राम देख रहे हो तो हार्डवेयर में बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो मेमोरी है उसको यूजर प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए हमारे पास यूजर इंटरफेस होते हैं एंड सिस्टम कॉल्स होते हैं, एंड उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी वी विल ट्राई टू मैनेज. Now, memory को understand करने के लिए, the way we understand and the machine understand, there is a difference, right? Whatever task we will assign to OS, that to represent, right? So this particular memory location you can connect, or we want to access any particular array element value, then at that time how it has been understood by the machine. So there is a transmission of logical address and the physical address. मेमोरी के जो ना एड्रेसेस होते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिजिकल एड्रेसेस, एंड सीपीयू के पास जो एड्रेसेस होते हैं ऑल दोज आर द लॉजिकल एड्रेसेस. सो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू के एड्रेसेस जो लॉजिकल एड्रेसेस है उनको फिजिकल में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट विल रीच टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, राइट? व्हेनेवर वी नीड टू एक्सेस दैट एलिमेंट, मेमोरी एड्रेस को मेमोरी उस लोकेशन के फिजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है लॉजिकल एड्रेस में, एंड देन इट इज गिवन टू अस. अब ये कन्वर्जन का काम कौन करेगा? देयर इज वन सिंगल यूनिट फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड एज अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU. ये MMU का काम यही है, लॉजिकल का फिजिकल में कन्वर्ट करो, फिजिकल का लॉजिकल में कन्वर्ट करो, ताकि हमारा यानी यूजर का एंड हमारे हार्डवेयर का दोनों का इंटरेक्शन बना रहे. सो फॉर दैट पर्पस दिस MMU हैज बीन डिजाइन. नाउ when this conversion is happening, data transmission from hardware to user is possible. Now how to allocate the memory? There are different types of techniques for memory management, that is continuous and the non-continuous, right? इसमें non continuous में paging, multi-level paging, inverted, segmented, segmentation, so many variety of techniques are there. Continuous is very easy to understand, and there are two techniques in that also, fixed and variable. Now what it is that we will see. Continuous का मतलब क्या है? सीक्वेंस में डेटा स्टोर करना है, राइट? कंटिन्यूअस का मतलब है सीक्वेंस में डेटा स्टोर करना है. Now how we are going to store? Let's assume, let's focus over here. We have 3 processes, P1, P2, P3 process. This is our particular memory. This is block 1, block 2. This memory is divided into block 1, block 2, block 3, block 4 and block 5. 5 blocks में डिवाइड करके दिया है, राइट? ये जो भी मेमोरी दिया है ये 200 KB के ब्लॉक्स है. अब हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का हेल्प लेके P1 को ब्लॉक 2 में स्टोर करके मैसेज भेजा है.
तो क्या हो जाएगा, इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस पे कन्वर्ट होके ब्लॉक 2 में ये पर्टिकुलर ब्लॉक स्टोर हो जाएगा। P1, P2, P3 ये मेमोरी में फिट हो जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ अलोकेशन। ये हमने क्या किया है, अलोकेशन। अब P1, P2, P3 कंटिन्यूअस लोकेशंस में ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 क्या हुआ है, कंटिन्यूअस अलोकेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंटिन्यूअस अलोकेशन हुआ है, मतलब एक के पीछे एक होते हुए जा रहे हैं। यही अरेंजमेंट हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि P1 प्रोसेस को जितना मेमोरी चाहिए था उस उतना ही मेमोरी ब्लॉक 2 में था, ये जरूरी नहीं। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, राइट। अकॉर्डिंगली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्टिकुलर कॉल्स लेने पड़ते हैं, राइट। हाउ टू डू दैट, हाउ टू मैनेज दैट वी विल सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायनेमिक अलोकेशन करना है, डायनेमिक अलोकेशन मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कि P1 ब्लॉक 2 में जाएगा, P2 ब्लॉक 3 में जाएगा, P3 ब्लॉक 4 में जाएगा। तो इसके लिए अलोकेशन टेक्निक्स है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। तो इसमें टेक्निक्स आती है बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड द नेक्स्ट फिट, राइट। अगर ये ब्लॉक 200 का है और मेरा ब्लॉक 2 जो है ये 200 का है एंड P1 जो है वो मेरा 100 KB का साइज है, राइट। जब P1 ब्लॉक 2 में फिक्स होगा 100 KB का मेमोरी तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन। वो क्या हुआ है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, मतलब उतना हमारा मेमोरी वेस्ट हुआ है, उतना हमारा मेमोरी वेस्ट हुआ है, राइट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये मेरा पर्टिकुलर लोकेशन है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास ये पर्टिकुलर चंक है, दिस इज माय वन चंक ऑफ मेमोरी एंड दिस इज माय अनदर चंक ऑफ मेमोरी। ये दो चंक ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। हमने क्या किया, अपना एक प्रोसेस, ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है दिस प्रोसेस, इतना इस मेमोरी में फिट किया। क्या हुआ, इतना ही मेमोरी यूज हुआ। ये जो ऊपर का पिंक आपको नजर आ रहा है, राइट, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। जितना भी ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सब हमारा मेमोरी वेस्टेज हुआ। बड़ा ब्लॉक अगर अलोकेट करेंगे और कम मेमोरी यूटिलाइज होगा, बहुत सारा वेस्टेज होता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। जब बड़ा ब्लॉक अलोकेट करते हैं और मेमोरी वेस्टेज होता है, दिस टाइप ऑफ यहाँ पे जो वेस्टेज हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, राइट। और अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स है, मेरे पास 100 KB यहाँ पे अवेलेबल है, 150 KB यहाँ पे अवेलेबल है, और एक नया प्रोसेस है जिसमें मेरे पास 150 KB का रिक्वायरमेंट है, दिस इज माय न्यू प्रोसेस, राइट। अभी मेरे पास मेमोरी में जगह तो है, ये 100 का इधर है और यहाँ पे 50 का है, बट आई कैन नॉट डिवाइड दिस एंड प्लॉट इट, राइट। ऐसे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, मतलब जगह है बट वी आर नॉट एबल टू place any process, that is called as a external fragmentation. Another important terminology, fragmentation, external internal fragmentation आपको पढ़ना चाहिए for examination, right? ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें बेस्ट फिट टेक्निक क्या है, 100 का ब्लॉक 100 का प्रोसेस फिट करो, राइट, दैट इज अ बेस्ट फिट। आपका 500 का ब्लॉक है और 100 का प्रोसेस आप फिट कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ फर्स्ट फिट। इसे हम लोग वर्स्ट फिट भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि हो सकता है ये बहुत सारा 400 KB का हमारा स्पेस वेस्ट कर रहा है, या फिर जो नेक्स्ट अवेलेबल है उसमें अवेलेबल करो तो नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड एलोकेशन टेक्निक्स है, आप फ्रैगमेंटेशन जरूर पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अनदर कॉन्सेप्ट इज डेडलॉक्स। डेडलॉक्स तो आपने ट्रैफिक में काफी बार देखा होगा, हमारे मुंबई में तो बहुत ज्यादा होते रहता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, बारिश आ गया, लॉट ऑफ डेडलॉक्स आ गए। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जो बाहर निकलने के लिए मुश्किल देता है, राइट। देयर इज अ रीजन, लेट मी गिव वन एग्जांपल। जैसे कि दो पर्सन है, राइट, ये अभिषेक है और ये बच्चन है, राइट, ये दो पर्सन। इन लोगों के पास यहाँ पे रिसोर्सेस में हमने एक नोटबुक एंड एक पेन दिया है, राइट। अभिषेक ने बुक ले लिया है और बच्चन ने पेन ले लिया है, राइट। अभी अभिषेक को पेन चाहिए लिखने के लिए और बच्चन को नोटबुक चाहिए कंटेंट के लिए, राइट। दोनों क्या हो गए, दोनों के पास रिक्वायरमेंट है, बट एक नोटबुक के लिए रुका पड़ा है, एक पेन के लिए रुका पड़ा है, दोनों के पास एक एक रिसोर्सेस है और एक एक मिसिंग है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ
डेडलॉक, राइट? यही एग्जांपल होता है डेडलॉक। ऑफिशियल टर्म्स में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं, इसीलिए उसके पास ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आती है कि वो डेडलॉक में एंटर होता है। डेडलॉक कैसे? जैसे कि एक पर्सन P1 है जो प्रिंटर यूटिलाइज कर रहा है, राइट? और उसने क्या किया है, उसने उसने उसको, और एक पर्सन P2 है, ही इज वेटिंग फॉर टेप ड्राइव। लेकिन ये टेप ड्राइव किसे मिला है? P1 को मिला है, और ये प्रिंटर यूज कर रहा है। अब प्रिंटर ने कमांड दिया है P2 के पास से टेप ड्राइव में से डेटा लो, तो अगेन इट इज वेटिंग फॉर दिस इज वेटिंग फॉर दिस, और ये क्या हो गया है, पूरा एक सर्कुलर नेटवर्क बन गया है, तो हर कोई दूसरे के लिए वेट करते हुए जा रहा है, राइट? डेडलॉक, ये जो सिचुएशन अराइज होता है वो उस रिसोर्सेस की वजह से होता है, राइट? उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप रिक्वेस्ट के रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डालो, आपको रिक्वेस्ट मिलता है, आप रिसोर्स को यूज करो, और जैसे ही काम होता है आप उसे रिलीज करो। आप अगर किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखते हो, डेफिनेटली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन विल एंटर इनटू द डेडलॉक, क्योंकि हर कोई अगर रिसोर्सेस रिलीज नहीं करेगा तो डेफिनेटली इट विल एंटर इनटू द डेडलॉक, राइट? ऑफिशियल टर्म्स में हमारे पास 4 सिचुएशंस होती है जिसे हम लोग डेडलॉक कहते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एक रिसोर्स है और 2 लोग हैं, R1 जो रिसोर्स है वो A को मिला है और B उसको मांग रहा है, ये A उसको दे नहीं रहा, इट इज असाइन टू A एंड B उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हो गया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिचुएशन, राइट? तो आपके पास जो चीज है वो आपको नहीं चाहिए, और दूसरा चीज जो चाहिए वो इट इज यूटिलाइज्ड बाय समवन एल्स, दैट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिचुएशन। दूसरा है, इसी में देखिए, जैसे कि A ने R1 को यूज तो कर लेके रखा है, बट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, होल्ड ऑन करके रखा है, दैट इज द सेकंड सिचुएशन टू रेज द डेडलॉक। थर्ड सिचुएशन, प्रीएम्पशन, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि ये रिसोर्स R1 को देना है, R1 रिसोर्स किसके पास है? A के पास है। अब प्रीएम्पशन आया है, इसने रिक्वेस्ट दिया तो ये A से रिसोर्स निकल गया है, लेकिन वो कोई थर्ड पर्सन, ना A को मिला है ना B को मिला है, इट हैज बीन हेल्ड बाय OS, दोनों को रिसोर्स नहीं मिल रहा है। ये है तीसरा टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट की वजह से, प्रीएम्पशन की वजह से यहाँ पे डेडलॉक जनरेट हो रहा है, राइट? एंड फोर्थ सिचुएशन होता है सर्कुलर में, A को R1 मिला है, B को R2 मिला है। अब A को R2 भी चाहिए, बट R2 इज बिजी विद B कैंडिडेट, सो ये क्या हो गया है? इनफाइनाइट लॉक हो गया है। दिस इज द फोर्थ। ऐसा कोई भी सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस मैनेजमेंट में अगर आता है, डेफिनेटली इट विल एंटर इनटू द डेडलॉक, राइट? तो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, 2 टेक्निक्स चलता है, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज अलग है एंड अवॉइडेंस की स्ट्रेटेजीज अलग है। एटलीस्ट इसमें क्या आता है ये आपको देखना है, और अगर हो सकता है तो एक बैंकर्स एल्गोरिथम इसमें अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी में आता है, आप उसको डेफिनेटली देखिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं पूरा ओवरव्यू इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर एक बताऊं तो कुछ पॉइंटर्स में हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इट मैनेजेस रिसोर्सेस को कौन से रिसोर्सेस? CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस, everything, right? It performs multitasking, run multiple programs, multiple applications, system calls simultaneously. It provides a platform for application software to run. It handles file management, directories, right? It manages the processes and the threads. Multi-threading भी handle करता है, बहुत smooth way में handle करता है. It provides memory management and virtual memory support also. It ensures access control, authorized access control, security control, firewall maintenance, everything OS will manage. It enables communication between different devices. हमारे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, वो मैनेज करने में भी हेल्प करता है. इट फैसिलिटेट्स द एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग. कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन किस वजह से मेमोरी नहीं आ रहा है, तो एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, तो वो एरर्स भी बताता है, राइट? इट सपोर्ट्स यूजर इंटरफेस. बहुत बार कमांड लाइन प्रॉम्प्ट्स पे भी काम होता है, बहुत बार GUIs पे भी इंटरेक्शन होता रहता है. इट प्लेज अ की रोल इन नेटवर्किंग एंड इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन ऑल्सो. इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. एंड इट इज बेसिकली अ फाउंडेशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. आज की डेट में जो चलती है वो है वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, मोबाइल OS. इन सब में ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल्स एंड द कमांड्स ही काम आती है.
राइट। अगर आपको OS CCAT के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ टिप्स बता रही हूँ, जैसे कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करो, थ्रेड प्रोसेस शेड्यूलिंग अच्छे से देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग जैसे डेफिनेशंस को याद करो, राइट। डायग्राम्स के ऊपर फोकस करो, डायग्राम्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो डायग्राम्स के ऊपर फोकस करो, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को प्रिपेयर करो, स्पेसिफिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन एंड प्रायोरिटी, राइट। चार्ट कैसे बनाना है, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करो। डेडलॉक्स देखो, उसमें कंडीशंस, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड बैंकर्स एल्गोरिथम अगर देख सकते हो तो वेल एंड गुड। नो वन नो उसकी क्या आएगा, बट यू कैन गो हेड विद दैट, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स थोड़ा देख लो, एलोकेशन मेथड्स देखो, फाइल कॉन्सेप्ट्स है, एंड MCQ अगर हो सकता है तो टॉपिक वाइज MCQs यू कैन प्रैक्टिस, राइट। डेली अगर 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो तो बहुत है, राइट। विद इन दैट मच टाइम एवरी टॉपिक के लिए 10 क्वेश्चन भी होते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर रियली वेल, okay. So all these are the different tips from my side for your operating system. I hope so you all must have found it very helpful for your CCAT preparation.